आज की प्रेस वार्ता जो दिल्ली में बहका माहौल बनाया हुआ था, दिल्ली में पक्षपातपूर्ण रूप से सीलिंग की कार्रवाई की गई थी, उस पर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसी को लेकर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी, हमारे साथ साउथ एनसीडी की मेयर अनामिका मिथिलेश जी, नॉर्थ एनसीडी के महापौर जयप्रकाश जी, ईस्ट एनसीडी के महापौर निर्मल जैन जी भी साथ हैं। मैं सबसे पहले एक जो वीडियो हमने उस पूरे वातावरण को लेकर बनी है उसको एक देखेंगे, फिर उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय मनोज तिवारी जी संबोधित करेंगे। दिखाया जा रहा है कि आप ही लोगों का दिखाया हुआ है, कुछ अंश इसमें हमने चुने हैं, एक बार इसको याद कर लेते हैं। मनोज तिवारी के एक वीडियो से सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस वीडियो में मनोज तिवारी भीड़ के साथ एक सील किए हुए घर का ताला तोड़ रहे हैं। मनोज तिवारी ने सफाई दी है कि एक घर को जानबूझकर निशाना बनाया गया था, इसलिए उन्होंने सील किए गए घर का ताला तोड़ दिया। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने हथौड़ा चलाया और भीड़ के सामने ही तोड़ दिया घर पर लगा सीलिंग का ताला। सीलिंग का ताला तोड़ने की ये तस्वीर दिल्ली के गोकुलपुरी की। मनोज तिवारी का ये वीडियो जैसे ही सामने आया, सियासी घमासान शुरू हो गया। सवाल किए जाने लगे, क्यों मनोज तिवारी ने तोड़ा सीलिंग का ताला। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि दिल्ली में सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के दिशा निर्देश पर हो रही है, ऐसे में सील तोड़ना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। सुनिए इस पर मनोज तिवारी ने क्या जवाब दिया। मैं गोकुलपुर गांव में गया था और वहां हजारों लोग खड़े थे और लगभग 1000 घरों के बीच एक घर पे सील लगा हुआ था। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि जनता के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है कि आप 1000 घर में एक घर पे आप सील मार दे रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ही गलत लगा, भीड़ साथ में थी और वो सील टूट गया। दिल्ली के गोकुलपुरी में एनसीडी ने अवैध तरीके से निर्माण के आरोप में 150 मकानों को सीलिंग का नोटिस दिया हुआ था। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी की जांच के बाद दिया गया, जिसके आधार पर एनसीडी सीलिंग कर रही है। लेकिन मनोज तिवारी का आरोप है कि एनसीडी अधिकारी सिर्फ कुछ घरों को निशाना बना रहे हैं। माननीय न्यायालय को बोलता हूं, अपनी आंखें खोलिए। यहाँ पे ये पिक एंड चूज दिल्ली के गरीब लोगों को जो 25 गज का मामला आया है, वो घर भाई साहब 40 गज का घर है। यहाँ पे लोग हजार मीटर सरकार की जमीन को कब्जा करके और 10-10 मंजिल बिल्डिंग बना दिए हैं। वहां पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर। तो बहुत सारी अखबारों की रिपोर्टिंग की जो आप सबने दिखाई है, इसमें दिख रहा होगा। हम इसको इसलिए याद करना चाहते हैं कि उस प्रकरण को पता चल जाए और सरकारी जमीन ये सब तो इस संबंध में बात करेंगे। अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर और पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष रहा इस मॉनिटरिंग कमेटी की नीतियों के ऊपर, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी श्री आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में हम लोगों के साथ उपस्थित हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्व से लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी, हमारे तीनों निगमों के तीनों मेयर, उत्तरी दिल्ली से श्रीमान जयप्रकाश जी, दक्षिणी दिल्ली निगम से श्रीमती अनामिका मिथिलेश जी और पूर्वी दिल्ली निगम से श्री निर्मल जैन जी, हमारे मीडिया प्रमुख अशोक गोयल जी, यहाँ आए हुए सभी मीडिया के बंधुओं, फोटोग्राफर्स
भाइयों और बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और ये जब 14 अगस्त को माननीय उच्चतम न्यायालय ने मॉनिटरिंग कमेटी के कई अतिक्रमण पूर्वक किए गए कामों का उन्होंने जो संज्ञान लिया और उस पर निर्णय लिया है, उसका भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से अभिनंदन करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत से ही मॉनिटरिंग कमेटी के इंक्रोचमेंट के मुद्दे पर जो उनके अधिकारों का इंक्रोचमेंट वो कर रही थी, उसके बारे में वो समय समय पर उनका विरोध भी करते रहे हैं। और जैसा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने बताया कि उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। और जब वो 2018 में 13 सितंबर 2018 को गोकुलपुर गांव में जाकर उन्होंने जो सील हो रहा है उसका डीसील किया था, वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठा रही थी, लड़ रही थी। और ऐसे समय में जब दिल्ली सरकार का एक अच्छा रोल होना चाहिए था, वो उसमें नकारात्मक राजनीति कर रहे थे, कोई सकारात्मक रूप से वो काम नहीं कर रहे थे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि उस समय मैं जब महापौर था, उस समय कई ऐसे समय आए जब त्रिनगर जैसा इलाका जहां बिल्कुल तानाशाही पूर्वक काम किया था और उसका हमने विरोध किया था और निगम की ओर से वो कार्रवाई को हमने रुकवाया था। और ये तीनों निगमों में हमने समय समय पर किया था। भारतीय जनता पार्टी इस जो मॉनिटरिंग कमेटी का जो काम था कि उनका काम रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बनाए, उसका मिसयूज का जांच करना, या कोई गवर्नमेंट लैंड हो उसका इंक्रोचमेंट हुआ तो उस पे आप बात करें। लेकिन हैरानी इस बात की हुई कि गवर्नमेंट लैंड पर इंक्रोचमेंट पर उनके मुंह बंद रहे थे, वो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज जी ने उस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया। पार्टी के हमारे तीनों निगमों के मेयर, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। आज ये देर से सही, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है। लोगों के हित में ये निर्णय आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसमें लगभग 10,000 प्रॉपर्टी को लाभ मिलेगा, जिसमें से 6,000 प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल थी और जिनको मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके सील किया था, उसको डी सील करने की प्रक्रिया तीनों निगम बहुत जल्दी करेंगे। मैंने तीनों निगमों के हमारे महापौर उनसे बात की है और इसके साथ अधिकारियों के साथ बैठकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बैठकर प्रॉपर वे में हेल्प डेस्क बनाए जाए और हेल्प डेस्क बनाकर जितनी भी डीसील की प्रक्रिया है उसको अच्छी तरीके से ओपन किया जाए। और जल्दी जो लोग, जिन लोगों के दुकानें, मकान, जो लोग परेशान हैं, जिनके सील हुए थे, वो डीसीलिंग के प्रोसेस में आकर उनको उसका लाभ मिलेगा। और ये बात सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, उस समय माननीय न्यायालय के सामने मनोज तिवारी जी को पेश होना पड़ा था और उन्होंने बड़ी बेबाकी से जनता के हितों की बात वहां कही थी और ये बात किसी से छिपी नहीं है। उस समय केजरीवाल सरकार वो राजनीति कर रही थी, वो ये चाह रहे थे कि इस मुद्दे को हम भारतीय जनता पार्टी के विरोध के रूप में लोगों के बीच जाकर बताएं। लेकिन आज ये बात स्पष्ट हो गई है माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले से कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के हितों की वास्तविक लड़ाई है, वो हमेशा लड़ती रहेगी।
और जैसे अभी जीत मिलेगी ऐसे आगे भी हम हितों की, दिल्ली की जनता के हितों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं ये भी समझता हूं कि जो मॉनिटरिंग कमेटी ने जो काम जिस तरह से किया, परेशान हुई जनता, अब उसका कोई औचित्य नहीं है। आज की डेट में मॉनिटरिंग कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। लोगों को अपने आप ही जो इस तरह के नियम कानून बने हैं उसमें अपने आप ही निगम के हिसाब से काम करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद और जिन्होंने इस संघर्ष को खुद लड़ाई लड़ी, इसके लिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक ऐसे विषय पे आज दिल्ली की विद्वान मीडिया के समक्ष जानकारी रखी है जो इस दिल्ली के लिए पिछले लगभग 10-12 वर्षों से सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है। इस दिल्ली के जिस गली में जाइए, सीलिंग के मनमानी से हो रहे दर्द से दिल्ली की जनता त्रस्त रही। और आज 14 अगस्त को जब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, जो हम शुरू में हमने और देव जी ने आपको इसको दिखाया है, पूरी कॉपी है, ये सामान्य बात नहीं है साथियों। हमारे तीनों महापौर बैठे हैं, अशोक जी ने सबका इंट्रोडक्शन कराया, लेकिन हम सब के रूप में पूरी भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता इस वक्तव्य में शामिल है जो सीलिंग के खिलाफ सच में लड़ा, जो सीलिंग के खिलाफ रास्ता निकालने की कोशिश किया। एक समय तो मुझे ऐसा डराया जाता था जैसे लगता था मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो चुका है। और मेरे लिए भी बड़ा विपरीत परिस्थिति थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय संगत रूप से आगे बढ़ने में विश्वास करती है। जब ये निर्णय आ गया है तो जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल अब मॉनिटरिंग कमेटी का दिल्ली में कोई औचित्य नहीं है। तब जबकि एसटीएफ काम कर रही है, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचार विमर्श के बाद ही काम कर रही है, जिसके हेड हमारे डीडीए के बीसी। लेकिन मैं आज 2-3 बातें इसलिए दिल्ली को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोई सरकार चुनी जाए तो उसको लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, न कि उसको और उलझा के उसको जनता को परेशान करना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। हम कभी नहीं भूल सकते वो पोस्टर जो सड़कों पे लगाए गए थे, जिसमें कोई व्यक्ति एक पुलिस के पैर में गिरा हुआ था और पोस्टर लगाने वाला कौन था? आम आदमी पार्टी। विधिवत उस पर लिखा गया है। वो जानते हैं पुलिस एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो जानते हैं एमसीडी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मॉनिटरिंग कमेटी ने जो भी उस समय आदेश दिया उसको एग्जीक्यूट करने का काम एमसीडी का था और सहायता के लिए पुलिस को आना था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन उन्होंने पोस्टर निकाल के बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। यहां तक कि कांग्रेस के जो भी नेता थे उनका भी आता था, अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ। क्या ये 6000 से ज्यादा जो रेसिडेंशियल सील हुए थे उसको हटाने के लिए अध्यादेश के बाद ही निर्णय आया? मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि ये कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते थे? जाके कोर्ट में आपके वकील क्यों नहीं खड़े हो सकते थे? जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पे किया। हमें माफी मांगने को कही गई थी, हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से बात किया। लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तो हम लाखों लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
क्योंकि हमारा जब आज ये निर्णय आया है तो हमारे अध्यक्ष जी जैसा आपको इंगित कर रहे थे, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आफ्टर दैट दिस कोर्ट डायरेक्टेड दैट द मॉनिटरिंग कमेटी शुड आल्सो लुक इनटू द मैटर ऑफ इंक्रोचमेंट ऑन द पब्लिक लैंड and unauthorized colonies that have come up on the public land and were wholly unauthorized without sanction। आपको उसकी बात करनी थी जो सरकारी जमीन पे कोई बड़े निर्माण हो गए, जिसका हमने संसद में भी सवाल उठाया है। संसद ने भी आज डायरेक्ट किया है डिपार्टमेंट्स को, उसमें कई एग्जाम्पल्स में ओखला में जो बने हुए जमुना जी के छाती पे बने हुए 3-3 हजार 4-4 हजार घर हैं, लेकिन हमारे लाख करने के बावजूद भी वहां पे मॉनिटरिंग कमेटी की नजर नहीं जाती थी। तब हमने कहा था कि मॉनिटरिंग कमेटी पिक एंड चूज कर रही है, वो दिल्ली की जनता के साथ सरासर अन्याय कर रही है और ये किसी न किसी के इशारे पे हो रहा है। आज जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की सरकार? किस लिए आपकी सरकार होती है? किस लिए 70,000 करोड़ का बजट होता है? किस लिए आपका लीगल टीम होता है? इसलिए होता है कि आप जनता की समस्याओं को लड़ो। आप राजनीति करते थे, पोस्टर छापते थे और इसके बाद भी हम तमाम मीडिया के सवालों का भी वैसे ही विनम्रता से लेते थे और हम कहते थे नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई लड़ रही है और इसको अंत समय तक, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आपको वो दृश्य याद होगा साथियों, दिल्ली को वो दृश्य याद होगा जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ऐसा भर गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को हमारी एंट्री बैन करनी पड़ी। कभी हमारे तत्कालीन उस समय सांसद हमारे प्रवेश वर्मा जी को घुसने नहीं दिया गया, रमेश बिधूड़ी जी किस तरह घुस पाए थे, तत्कालीन हमारे कई सांसदों को वहां जाने की परमिशन नहीं दी गई। वो हम समझ सकते थे कि दिल्ली का दर्द बहुत बड़ा है, भीड़ आती थी इसलिए रोका गया। लेकिन आज तो ये अरविंद केजरीवाल जी को या कांग्रेस के लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा कि जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते दिल्ली में कर सकती थी, वो आप सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं किए? क्या इसके लिए दिल्ली की जनता आपको कैसे माफ करे? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। आप विचार करें, राजनीति में बहुत सारी चीजें राजनीतिक उठापटक के लिए होती हैं, ये राजनीतिक उद्देश्य से नहीं था। ये दिल्ली की जनता के आंसू भारतीय जनता पार्टी से नहीं देखे गए थे, इसलिए हमें लगा कोई बात नहीं, हम व्यक्ति नहीं थे, हम प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय और उस नाते पार्टी का निर्णय था कि नहीं, हम इसकी संपूर्ण लड़ाई लड़ेंगे। हमें कई उस समय हमको बहुत सारे ताने दिए गए, ये बड़ी बड़ी, अब क्या करें, हर जगह पढ़ने को मिल जाता, जो उनका वर्जन आता था वो अखबारों में भी आ जाता। मनोज तिवारी गए लेकिन डेयरी सील वो बिना तोड़े और फिर भाषण देके आ गए, ऐसा लाइन लिखा जाता। हम उससे घबराते नहीं थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराना सीखी नहीं है। इसलिए हम आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के चेहरे पे, हमारे मेयर्स के चेहरे पे खुशी है क्योंकि अब ये डीसीलिंग ड्राइव शुरू करने जा रहे हैं। अब उन हजारों लोगों को, आप जो उनको दर्द हुआ था, हमने कई लोगों को, चूंकि ग्राउंड पे तो सामने जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी आती थी उनके पैरों में गिरते देखा हमने, रोते देखा हमने। तब मेरा विश्वास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे ना कि आप कोशिश करते रहे, सत्य मन से विजय मिलती है। और आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की ये बड़ी विजय है कि हमने सीलिंग की लड़ाई लड़ी, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पिक एंड चूज की बातें बताई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग कमेटी के लोगों को ही आज सीधे सीधे उनको अनुचित एक्शन ठहरा दिया उनका। तो इस बात को आप सबके समक्ष रखते हुए हमारा दो ही प्रश्न है।
कि जो और अनुचित कार्य मॉनिटरिंग कमेटी ने किया है उसके ऊपर कैसे हम आगे बढ़े। पहला अनुचित कार्य तो उन्होंने रेसिडेंशियल में जाकर के अनाधिकार लोगों को परेशान किया, आंसू दिए, बच्चे रोए, कई लोगों का तो इसमें मृत्यु हो गया, उनके हार्ट अटैक्स हुए ऐसे एक्शन के दौरान। उसका क्या होगा? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में दोनों हाथ जोड़ करके अपने अध्यक्ष जी की उपस्थिति में बोलना चाहता हूं। मॉनिटरिंग कमेटी ने बहुत ही अन्यायपूर्ण कदम उठाया कि आपका घर या दुकान या जो भी सील हुआ तो आपको अपनी बात कहने के लिए, न्याय के लिए 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार व्यवस्था करती है कि आप 10 रुपए का टिकट लगा के सारी जानकारी ले लीजिए और आप न्याय के लिए 1 लाख रुपए जमा करने की बात करते हैं। जिनका पूरा अगर दंड बनता भी है तो 20,000 रुपए का बनता है, उनसे आप 1 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि मॉनिटरिंग कमेटी का विचार वो सबके लिए समान नहीं है। इसका स्पष्ट उद्देश्य है कि मॉनिटरिंग कमेटी किसी न किसी के दबाव में काम कर रही थी, क्योंकि उसके ठीक बाद चुनाव होने वाले थे। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि जो 1 लाख रुपए जमा कराए हैं, मेरी जानकारी, मैं चाहूंगा अपने तीनों मेयर्स उसको जरा देख लेंगे, मेरी जानकारी में है कि लगभग 50,000 लोग 1-1 लाख रुपया जमा किए हैं और उनकी सुनवाई नहीं है। इस कोरोना संकट में आप सोचिए, जिस 500, 10-10, 100, 5-5 हजार रुपए की जो इस समय लाले पड़े हैं कोरोना संकट में, आप एक परिवार का 1 लाख रुपए लेके उसको तुरंत वापस करें और बिना किसी शुल्क के उनकी न्यायपूर्ण सुनवाई करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दें और वर्तमान जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्य हैं, वैसे वो बहुत बड़े हो चुके हैं, उनका जो उनकी एज पर भी बहुत सवाल उठते हैं, क्योंकि इस जीवन के इस अवसर पे 75 साल से ऊपर जाने के बाद थोड़ी सी इस पे सवाल देश का उठता है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, या तो औचित्य नहीं जैसा अध्यक्ष जी ने कहा वही हटा दिया जाए और नहीं तो इस पे जरूर विचार किया जाए, लेकिन जो तकलीफ हुई उसका क्या करेंगे और 1 लाख रुपए वापस करके वापस जो कमर्शियल है ये सारी समस्याओं का निदान करें। सभी लोग, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुन के मैं देख रहा हूं कई लोग जिनके ऊपर ये समस्या गुजरी है वो सब लोग यहाँ आके बैठे हुए हैं। तो उस 1 लाख रुपए को वापस करके ये नियम बनाया जाए कि किसी पैसे की जरूरत नहीं है, न्याय के लिए भारत में न्याय निशुल्क है और न्याय है। इसकी मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भयादेश गुप्ता जी को सही समय पे सही बात रखने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को पूरी करता हूँ। हमारे तीनों महापौर यहाँ उपस्थित हैं, तो उनसे हमें यही चाहिए कि अब डीसेलिंग ड्राइव शुरू हो और उसको यथाशीघ्र उन लोगों को राहत दिया जाए और आगे की कार्रवाई शुरू किया जाए। जिनका और भी चाहे वो कमर्शियल भी हो अध्यक्ष जी, वो सभी उन लोगों की बात सुन के तुरंत डीसेलिंग ड्राइव शुरू हो, ये हमारा निवेदन है।